हाँ, तो आज हम करने वाले हैं केस स्टडी नंबर 5, जिसका नाम मैंने दिया है एक्सपोर्टर वाला केस पार्ट 2। यार ये एक्सपोर्टर पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। ये केस स्टडी 4 भी एक्सपोर्ट पे बेस्ड थी, आपको याद हो तो पिछले वीडियो में। ये केस स्टडी 5 भी वैसी ही है, एक्सपोर्ट वाली ऐसी नहीं है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, बहुत कुछ अलग है। बट आओ फटाफट पढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। ABCD लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बेस्ड इन सूरत। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ उसका नाम आ गया यार, फिर तो ये केस स्टडी में मज़ा आएगा। विच एन्जॉयज अ विंटेज ऑफ मोर देन 50 years ऑफ गुड रेप्यूटेशन एंड बिजनेस, द कंपनी वॉज सेट अप बाय मिस्टर अमर देव इन द 60s इन अ स्मॉल रूम, एंड एज ईयर पास्ड बाय एंड इट बिकेम सक्सेसफुल एंड बिग बिजनेस, एंड नाउ आफ्टर सर्विंग डोमेस्टिक कंज्यूमर्स द कंपनी हैड गॉन global and expanding its business across Europe and Canada through third party sales from India. Mr. Rahul Dev, राहुल, जिसका नाम राहुल 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 करेंगे, राहुल गांधी वाला राहुल नहीं, वो तो पप्पू है। राहुल, grandson of Mr. Amar Dev, is managing director of company and has been following quite an aggressive approach in globalizing the business. After graduating from the college, he remains in constant touch with CA Nitin Garg, partner of Nitin Garg and Company, chartered accountants, and keeps on discussing legal compliances and procedure. मतलब सीए का सर खा रहा है बेसिकली। सिर्फ इतना बोले, एबीसीडी सूरत की एक कंपनी है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की, और कुछ रिलेवेंट नहीं है। सीए नितिन है, नाम पता चल गया राहुल और नितिन। राहुल को भी हाईलाइट कर देते हैं इधर, ठीक है। वापस से सिलेक्ट पे आ गए। राहुल नोज द कॉम्प्लेक्सिटीज इन द बिजनेस एंड increased a lot, particularly after advent of GST, and it is imperative to diversify the ever expanding business. He understands that their company is well integrated in the web of international business transaction. अभी तक फालतू बकवास ही चल रही है, कुछ बस एक बार पढ़ के जाने दो, हाईलाइट करते जाओ जो इंपॉर्टेंट लगे, बट फालतू बकवास ही है। मैंने पूरा केस पढ़ा है यार। देर इज इनवर्ड एज वेल एज आउटवर्ड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज. GST impacts imports and exports too. Provisions in CGST laws seek to provide a legal playing field to domestic suppliers with international supplier in case of imports, and make exports more competitive. He has been discussing various provisions of GST law as well as applicable on. फालतू बकवास की अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, इधर से थोड़ा सा चालू होता है। अच्छा, टू एक्सपांड द बिजनेस राहुल इज इन टॉक्स विथ रॉबर्ट डे नेरो। रॉबर्ट बोलेंगे, रॉबर्ट डे नेरो ये क्या है यार? वन ऑफ हिज फास्ट फ्रेंड्स, मतलब फास्ट भागने वाला फ्रेंड नहीं, फास्ट फ्रेंड जो जल्दी बन जाते हैं, नेटवर्किंग वाले फ्रेंड, सिर्फ प्रोफेशनल कनेक्ट्स इन शॉर्ट, whom he met during his graduation in London and who is currently the owner of famous international clothing brand Alpha. अल्फ़ा एक ब्रांड है रॉबर्ट की, एंड राहुल उसका एक दोस्त है जिससे वो बात कर रहा है व्हाट्सएप पे। रॉबर्ट वांट्स टू एस्टैब्लिश अ कंपनी इन इंडिया एंड सिक्स राहुल हेल्प। मतलब ये अभी क्या होगा पता है, रेसिप्रोकल होगा। रॉबर्ट राहुल की मदद करेगा, राहुल रॉबर्ट की मदद करेगा। क्या बोल गया मैं? राहुल रॉबर्ट की मदद करेगा और रॉबर्ट राहुल की मदद करेगा। राहुल हेल्प्स हु फर्दर कंसल्ट सीए नितिन, मतलब सीए नितिन को चूस लेंगे आज, उसका सर खा जाएंगे, उसको निचोड़ लेंगे, उस बेचारे को जीने नहीं देंगे, ठीक है। ये सब फालतू बकवास किए, पढ़ लेना। नितिन being a practicing chartered accountant is appointed by Robert as liaison officer for legal compliances and formalities on behalf of company. उसको है ना एक ऑफिस खोलनी थी, एक चीज़ सॉरी मैं भूल गया। Robert Venture Alpha Units LLC is a limited company incorporated in London in year 2011 and he desires to establish branch office in सूरत। मतलब उसको सूरत में एक ब्रांच खोलनी है, तो उसके लिए उसने नितिन को पकड़ लिया और लीगल फॉर्मेलिटीज़ के लिए पूछना शुरू किया। नितिन हेल्प्स them in legal compliance, research, feasibility, documentation and procedural work to set up branch office in India. Rahul, in order to expand the business, discusses with Nitin setting up a subsidiary outside in, मतलब वो नितिन से बात करके बोल रहा है कि यार मुझे बाहर एक खोलनी है सब्सिडियरी। तो राहुल ने अल्टीमेटली एक सब्सिडियरी पेरिस में खोल दी जिसका नाम था PQRS। होल्डिंग कंपनी का नाम क्या था? ABCD जो हमने पहले पढ़ा, अभी है PQRS। अभी ABCD की बात करते हैं। ABCD इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ, ठीक है, फॉर बोथ टेक्सटाइल एंड नॉन टेक्सटाइल कंपनीज। अभी वो IEC के लिए भी अप्लाई करके उसको मिल भी गया। IEC शॉर्ट में बताता हूँ, बड़े बड़े पैराग्राफ से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिविजन कर रहे हैं, रिविजन में थोड़ा पूरा पढ़ते। विदाउट इन्वॉल्विंग एनी थर्ड पार्टी वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैरी कर पाएगा। IEC है खुद का इम्पोर्ट एक्सपोर्टर कोड, कस्टम्स का टॉपिक टच होगा इसमें। रेडीमेड डिज़ाइन गारमेंट्स, PQRS है ना जो, वो रेडीमेड डिज़ाइन गारमेंट्स का बिजनेस करती है।
मतलब वो बहुत सारा माल अपने पेरेंट कंपनी से खरीदती है. सब्सिडरी परचेजेस गारमेंट्स एंड अदर स्टफ फ्रॉम पेरेंट. द डिमांड फॉर गारमेंट इज़ वेरी हाई, सो PQRS ऑल्सो परचेजेस फ्रॉम अदर कंपनीज. वो बाहर से भी खरीदती है, अपने बाप से भी खरीदती है, मतलब पेरेंट से भी खरीदती है. अभी ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ पता है? ABCD ने PQRS को, मतलब पेरेंट ने सब्सिडरी को 13 लाख यूरो का माल भेजा ऑन 1 जनवरी 2024. डेट इधर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जर्नल एंट्री मारनी है. FR का भी एक क्वेश्चन पूछा है इसमें. द कॉस्ट ऑफ दिस गारमेंट वॉज 936 लैक्स. ठीक है, 936 लैक्स का कॉस्ट था एट द टाइम ऑफ सेल. एंड एट द ईयर एंड 31 मार्च को ऑल दिस गारमेंट्स वॉज लाइंग इन स्टॉक. मतलब सारा का सारा अनरियलाइज प्रॉफिट होगा कंसोलिडेशन में. जब हम वो करते हैं ना, कंसोलिडेशन में, तो एलिमिनेट हो जाएगा. यूरो फंक्शनल करेंसी ऑफ PQRS है, एंड वाइल इंडियन रूपी ABCD है. वो तो पता ही है यार, पढ़ने पे पता चल गया था. उसने कुछ इश्यूज, ABCD लिमिटेड सीक्स हेल्प ऑफ CA नितिन ऑन वेरियस इश्यूज. During the year, Rahul is finding it difficult to comprehend GST taxation in respect to export sales made by their company. ठीक है, ABCD Limited, which is not peculiar in nature, one sale is where ABCD receives an order to supply goods to be dealer in Greece. Dealer B in Greece, मतलब वापस से पढ़ता हूँ. One such sale is where ABCD receives an order to supply to dealer. ग्रीस से एक ऑर्डर आया, एक कंपनी B है, हम ABCD है, एक B के पास से ऑर्डर आया कि हमको ये माल भेजो. The company finds a supplier C in Singapore and asks him to supply directly to B. मतलब हमने क्या किया, B से ऑर्डर आया और हमने क्या किया, C को बोला कि तू B को भेज दे. C कहाँ पे? सिंगापुर में. C को बोला कि तू डायरेक्टली ग्रीस में भेज दे माल, मैं इन्वॉइसिंग कर दूंगा. 2 invoices आर रेज्ड, वन बाय द कंपनी ऑन B एंड वन अदर बाय C. C ने हम पे इन्वॉइस भेजा, हमने B को इन्वॉइस किया. C हमको भेजेगा ना, और हम B को भेजेंगे इन्वॉइस. द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज गुड्स डू नॉट टच द इंडियन शोर्स. मतलब बारो बार ट्रांजेक्शन થઈ ગયું ગુજરાતીમાં કહેવાય. अभी दूसरा इश्यू क्या है पता है? ये सब फालतू बकवास के. दूसरा इश्यू है, राहुल सीक्स CA नितिन्स ओपिनियन ऑन GST प्रोसीजर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन विच ही प्लान्स टू प्रोसीड इन नियर फ्यूचर. राहुल has purchased license to put up a stall in textile supermarket global fair to be held in Milan, Italy. इटली में एक फेयर होने वाला है, उधर वो अपनी टीम को भेजना चाहता है. सेंड्स हिज टीम टू हिज फेयर अलॉन्ग विद देयर कंपनीज मर्चेंडाइज कपड़े वपड़े लेके भेजेगा टू बी डिस्प्लेस्ड फॉर द प्रमोशनल पर्पजेज. ठीक है. और सेकेंड इश्यू क्या है? ही कुड सेल, ही हैड हर्ड फ्रॉम हिज डियर फ्रेंड दैट ही कुड सेल द कंपनीज प्रोडक्ट्स विद इन इंडिया बट दिस वुड बी कैटेगराइज्ड एज एक्सपोर्ट्स. ही वॉज ईगर टू नो अबाउट सच सर्कम. मतलब डीम्ड एक्सपोर्ट्स की बात की है. क्लियर, इधर ही ये पॉइंट पढ़ते पढ़ते ही पता चल जाता है कि डीम्ड एक्सपोर्ट्स, कि यार इंडिया में ही मैं अगर सप्लाई कर रहा हूँ तो भी एक्सपोर्ट माना जाएगा. तो डिम्ड एक्सपोर्ट ना, डिम किया है नहीं एक्चुअल में एक्सपोर्ट. बट द चीफ थर्ड केस, सी में क्या लिखा है? द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी फर्दर सिक्स CA नितिन टाइम्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द वैल्यूएशन एंड टैक्सेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अंडर GST. बस अब खत्म होने ही वाला. पहला पॉइंट क्या है? हैज़ इम्पोर्टेड अ स्पेसिफिक फैब्रिक फ्रॉम पेरिस. ठीक है. फाइल्स एन एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर क्लियरिंग सच वेयरहाउस गुड्स फॉर होम कंजम्पशन. होम कंजम्पशन के लिए उसने इंपोर्ट किया है और उसने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया फॉर होम कंजम्पशन, वेयरहाउस गुड्स को. ठीक है ना, तो उस पर GST लग जाएगा, सबको पता है. एकदम सिंपल सा तो ट्रांजेक्शन है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये केस स्टडी में. ABCD लिमिटेड इंपोर्टेड टेक्सटाइल फैब्रिक फ्रॉम लंडन एंड सेल्स देम टू पेनेसिया प्राइवेट लिमिटेड इन इंडिया इटसेल्फ बिफोर गुड्स आर क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन. तो ये पहले केस में क्या हुआ? हमने बेचे नहीं है गुड्स, हमारे पास ही आने वाले. ये वाले केस में हमारे पास ही गुड्स आने वाले हैं. तो हम जब होम कंजम्पशन के लिए हमने क्लियर किए ना, बिल ऑफ एंट्री फाइल की, तब हमको GST लग जाएगा. दूसरे केस में क्लियर फॉर होम कंजम्पशन तो हुआ ही नहीं है, तो GST कैसे लगेगा? बट हमारे गुड्स उसके पहले बिक गए पेनेसियल प्राइवेट लिमिटेड को, तो तब उसको GST लग जाएगा. ये केस पढ़ते पढ़ते मुझे जो क्लैरिटी मिली है, शायद ही मुझे वो GST पढ़ते पढ़ते मिली हो. द कस्टम्स डिक्लेरेशन इज़ फाइल. ठीक है, वो फाइल कर दिया. अभी लास्ट पैरा है ना, ऑडिट किया है, बट कहीं पे ऑडिट का एक MCQ के अलावा कहीं पे जिक्र नहीं किया. फटाफट बता देता हूँ. स्टैट्यूटरी ऑडिट नितिन गर्ग एंड कंपनी करता है. कृत गर्ग करके एक CA है, वो ऑडिट करता है. ऐसे 315 और 330 के हिसाब से ऑडिट करता है. ऑडिट प्लान इज़ मोर डिटेल देन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी. ठीक है, ये इधर ही बोल दिया. NTE और वो सब
बताया हुआ है. फर्दर CA crit knows that overall audit strategy and audit plan should take into consideration the element of materiality and relationship with risk and procedures adopted. फालतू बकवास की है, ठीक है. He decides, ये important line है, he decides that materiality level set earlier need to be lowered as weakness in the internal control. यार मटीरियलिटी ये गलत स्टेटमेंट है, इसका सवाल कहीं पे नहीं पूछा है, बट स्टेटमेंट गलत है ना. मटीरियल लेवल सेट अर्लियर नीड टू बी लोअर. लोअर क्यों करेंगे यार? इंटरनल कंट्रोल वीक हो रहे तो हम मटीरियलिटी का लेवल बढ़ा देंगे. सॉरी, कम करेंगे. मटीरियलिटी नहीं, रिस्क बढ़ जाएगा उससे. गलत हूँ. हाँ, मटीरियलिटी कम करेंगे क्योंकि छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स पे हम गौर करेंगे. यस, सॉरी आई एम रॉन्ग. वर हाईलाइटेड इन द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है. फिर सब्सिक्वेंटली अ डेविएशन फ्रॉम द ऑडिट स्ट्रेटेजी इज फेल्ट नेसेसरी वेयर ही स्टक इन डिलेमा व्हाट टू डू फर्स्ट, मॉडिफाई द ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड देन रिवाइज ऑडिट प्लान और वाइस वर्सा. इसके पे MCQ है, वो हम पढ़ेंगे. एंड 6 पार्टनर नितिन मतलब बाप है सबका, उसको सब पता है. एवरीवन एक्सपेक्ट्स कि नितिन को सब मालूम हो, तो ये उसको पूछेंगे. और इसी के साथ अपना केस स्टडी का रीडिंग खत्म हुआ. अभी फटाफट छोटे छोटे MCQ है वो कर लेंगे. और 3 क्वेश्चन है इसमें, थोड़ी सी बड़ी है बट हो जाएगा. यस, तो MCQs फटाफट करते हैं. फर्स्ट MCQ में पूछा है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग IEC. तो DGFT रिस्पॉन्सिबल है. इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने वाला है नहीं, पढ़ने लायक है नहीं. दूसरा ही MCQ पूछा है हमने जो इधर पढ़ा था वो वाला, व्हाट शुड CA नितिन एडवाइस CA कृत अबाउट दैट डिलेमा. उसको डिलेमा था नहीं कि स्ट्रेटेजी पहले करे या ऑडिट प्लान. तो भाई स्ट्रेटेजी ओवरऑल व्यू होता है, मॉडिफाई ओवरऑल स्ट्रेटेजी एंड देन ऑडिट प्लान करो, क्योंकि ऑडिट प्लान मोर डिटेल्ड होता है, उसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है. तो पहले स्ट्रेटेजी होगी इम्प्रूव, मतलब स्ट्रेटेजी मॉडिफाई होगी, फिर ऑडिट प्लान. फिर थर्ड MCQ में बोला है 2 स्टेटमेंट दिए, उसमें से कौन सा करेक्ट है वो देखना है. GST इज लेविएबल ऑन फैब्रिक इम्पोर्टेड फ्रॉम पेरिस वाइल फाइलिंग फॉर इट्स क्लियरेंस. हाँ, जब क्लियर करेंगे तब. एंड GST इज नॉट लेविएबल ऑन सेल्स मेड टू पेनिसिया प्राइवेट लिमिटेड. बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ये है इसका आंसर. ठीक है. शायद ये गलत लग रहा है, एक सेकेंड. हाई सी सेल्स नहीं, हाई सी सेल्स पे ये GST नहीं लगता, इसीलिए GST इज़ नॉट लेविएबल. ये हाई सी सेल्स हो गया ना, मतलब इंडिया में आया होम कंजम्पशन के लिए, उससे पहले ही. तो यस, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. इन द अबव केस रॉबर्ट ने क्या किया, रॉबर्ट इन इंडिया प्रपोजेस टू ऑफर सिक्योरिटीज टू अल्फा यूनिट्स LLC. बिफोर गोइंग विद सब्सक्रिप्शन इट वुड बी नेसेसरी टू फाइल अ प्रोस्पेक्टस स्टेटमेंट 1 डेटेड एंड साइन एंड प्रोस्पेक्टस शेल द डेट ऑन विच एंड कंट्री इन विच द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड. बोथ द स्टेटमेंट यार दोनों करना पड़ेगा, बेसिक सी बातें हैं. अभी स्टेटमेंट 1 वापस से 5th MCQ में स्टेटमेंट 1 एंड 2 दिए हैं, और दोनों में से कौन सा करेक्ट है वो जानना है हमें. इन दिस केस ट्रेड इन्वॉल्विंग B इन ग्रीस एंड C इन सिंगापुर इन्वॉइसिंग शुड हैव नॉट बीन डन इन इंडिया. यार नहीं, मैं तो इंडिया में हूँ ना, मैंने C से माल खरीद के B को दिया, भले ही बाहर ही ट्रांजेक्शन हो गया, इंडिया में नहीं आया, मुझे तो इन्वॉइसिंग करना पड़ेगा यार, तो किया. तो ये इनकरेक्ट है. वैल्यू ऑफ सच शिपमेंट्स हैज़ टू बी इंक्लूडेड इन ABC इन द वैल्यू ऑफ एग्जाम्स. नहीं, ये गलत है. क्यों? क्योंकि हमने शेड्यूल 3 ऑफ GST एक्ट में पढ़ा था कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी को सप्लाई नहीं माना जाएगा. तो ये एग्जाम्प्ट में भी नहीं आएगा, टैक्सेबल जीरो रेटेड कहीं पे नहीं आएगा, ये सप्लाई माना ही नहीं जाएगा. ठीक है. तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. ये 5th वाले MCQ में. इसी के साथ हमने MCQ खत्म हुआ. अब डिस्क्रिप्टिव आंसर्स करते हैं. यस, तो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में सबसे पहला फटाफट पढ़ते हैं. प्रोवाइड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ABCD एंड PQRS इन रिस्पेक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑल्सो सो इम्पैक्ट ऑफ CFS. ठीक है. दोनों रेट्स दिए. 1 जनवरी को हमारा ट्रांजैक्शन हुआ था, हमारी सब्सिडरी को हमने माल बेचा था, वो हम आंसर पढ़ते पढ़ते करेंगे. 83 इसका है, मैंने स्क्रीनशॉट्स रखे हुए हैं, आसानी होता कि. और क्लोजिंग रेट दिया हुआ है, तो हम जर्नल एंट्री मारनी है. FR वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा. तो हमने कितने का माल बेचा था? 13 लाख यूरो का. तो हम करेंगे अगर कैलसी पे 13 को, ये रहा रेट हमारा ओपनिंग मतलब ट्रांजेक्शन, मतलब 83 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1079 आ गया. ठीक है, सॉरी गलती हो गई. 13 इंटू 83 तो 1079 आ गया. तो 1079 का हमने ABCD की बुक्स में सेल्स रिकॉर्ड कर दिया, PQRS टू सेल्स. ठीक है. फिर क्लोजिंग पे क्या हुआ? क्लोजिंग पे 2 रुपये भाव बढ़ गया 83 से 85. तो हम करेंगे 13 इंटू 2, मतलब 26 से वापस से डेटर्स बढ़ा देंगे, क्योंकि डेटर है हमारा ये PQRS और वो फाइनेंशियल आइटम है, तो फाइनेंशियल आइटम को हम बढ़ा देंगे PQRS टू
फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस 26 रुपये, क्योंकि हमने गिना 26 रुपये या जो भी है, लाख करोड़ कर देना, ठीक है। फिर कंसोलिडेशन में क्या होगा, कंसोलिडेशन में हमारा प्रॉफिट कितना था, हमारा कॉस्ट तो था 936 का कॉस्ट था ना, 936 का हमारा कॉस्ट था, और हमने बेचा कितने में, 1079 में बेचा, और सारा का सारा स्टॉक अभी क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है। तो कि मतलब सारा 143 का जो प्रॉफिट होगा सेल और इन्वेंटरी का, वो अनरियलाइज है, तो वो हमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो हमने इन्वेंटरी को क्रेडिट कर दी 143 से, ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे गलती हो गई है, नीचे आना चाहिए 143 इधर, और कॉन्सोलिडेटेड P&L प्रॉफिट एंड लॉस को कम कर दिया 143 से। इसी के साथ हमारा ये FR वाला ही क्वेश्चन है, ये 6th क्वेश्चन खत्म हुआ। वे फटाफट से चलते हैं 7th वाले क्वेश्चन पे। उसने क्या बोला कि अल्फा लियोनेट्स LLC हैज सेट अप अ ब्रांच ऑफिस, डिस्कस इट्स इम्प्लीकेशन अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है, और which documents have to be furnished in establishment of branch office in India of company incorporated outside India under Companies Act। तो सीधा दिख रहा है ये फॉरेन कंपनी मानी जाएगी, पर पढ़ लेते हैं आंसर एक बार फटाफट हाईलाइटेड। फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, या फिर उसके बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया होनी चाहिए, ठीक है। ब्रांच ऑफिस आर जनरली कंसिडर्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ द पेरेंट कंपनीज ऑफिस, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन उसमें ही पूछा था कि उसको कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्या क्या करना पड़ेगा। तो एवरी फॉरेन कंपनी विद इन 30 डेज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस हैज़ टू डिलीवर द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार को क्या भेजना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें भेजनी पड़ेगी, ये लिस्ट है, याद नहीं रखना है, ओपन बुक एग्जाम है, तो बस एक बार हाईलाइटेड पढ़ लेता हूँ। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ MOA AOA, फुल एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड एंड प्रिंसिपल ऑफिस, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स की लिस्ट के साथ उनके ये पर्टिकुलर्स, उनका नाम और बहुत सारे पर्टिकुलर्स है, पढ़ लेना। ईमेल आईडी भी भेजनी पड़ेगी, पता नहीं क्या मेल भेजते हैं। नेम एंड एड्रेस ऑन वन और मोर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ऑथोराइज टू एक्सेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी वो एक्सेप्ट कर पाए, ऐसे कौन कौन लोग हैं उनके भी पर्टिकुलर्स दे दो। मतलब रजिस्टर क्या करेगा, इन सब का व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगा क्या। द फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द कंपनी of principal place of business, opening and closing on earlier occasion, opening and closing of place of business on earlier occasion, none of the directors have been convicted or debarred from the information of companies and management, any other information, ये सब है। बस एक बार देख के चलना है कि ऐसा कोई आंसर आ जाए। तो ये वाली केस स्टडी में दिया हुआ है, एक्सपोर्ट वाली केस स्टडी पार्ट 2, ठीक है। अभी तीसरा क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस इम्प्लीकेशन ऑफ प्रपोज ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू सेंडिंग ऑफ कंपनीज मर्चेंडाइज फॉर डिस्प्ले। डिस्प्ले के लिए भेजा है ना, टेक्सटाइल फेयर इन इटली। ऑल्सो डिस्कस व्हाट सर्कमस्टेंसेज गुड्स सोल्ड इन इंडिया शेल बी कैटेगराइज एज एक्सपोर्ट्स, मतलब डीम्ड एक्सपोर्ट्स वाला आंसर पूछ लिया, किनको किनको हम डीम्ड एक्सपोर्ट्स मानेंगे अंडर GST लॉ। तो उसका आंसर पढ़ते हैं हम नीचे 8th में। तो इधर बोला गया है, पहले तो फुल हमने पता है केस स्टडी 4 में ये देखा था, एंड पे आता हूँ कि हमारे पास दो ऑप्शन है। हम ज़ीरो रेटेड सप्लाई जब करते हैं ना, एक्सपोर्ट करते तो वो ज़ीरो रेटेड हो गया, तो हम दो चीज़ कर सकते हैं, एक बार तो टैक्स भर दो और रिफंड क्लेम करो, या फिर टैक्स ना भरो और फुल रिफंड क्लेम कर दो। जहाँ पे सिर्फ एक ही दिक्कत आती है कि कैपिटल गुड्स पे हमें रिफंड नहीं मिलेगा, LUT या बॉन्ड के केस में, ठीक है, उसमें टैक्स नहीं भरना है। और ये वाले केस में भी कुछ वैसे ही पॉइंट्स टच किए हुए हैं। तो ये पहला पैराग्राफ पढ़ता हूँ। दिस मीन्स दैट इवन इफ देयर इज फुल एग्जाम्पशन फॉर सप्लाई, IT इज स्टिल अवेलेबल ऑन द स्टिल अवेलेबल टू द एक्सपोर्टर। द एक्सपोर्टर विल हैव द ऑप्शन टू claim refund under IGST और एक्सपोर्ट अंडर LUT और बॉन्ड विदाउट पेमेंट ऑफ GST, जो हमने वो पिछले वाले केस में देखा था, सेम चीज़। ये इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा, एक्सपोर्ट है, डीम्ड एक्सपोर्ट है, सब इंटर स्टेट माना जाएगा, तो ऑलवेज IGST एप्लीकेबल होगा। सिर्फ पहले पैराग्राफ में यही लिखा है। अभी दूसरी चीज़, उसने जो एग्जीबिशन के लिए उसने एक स्टॉल लगाया था, पता है, मिलान इटली में स्टॉल लगाया था टेक्सटाइल सुपरमार्केट ग्लोबल फेयर में। तो वहाँ पे तो कंसिडरेशन इन्वॉल्व ही नहीं था, तो हमने सेक्शन नंबर 16 में देखा था सप्लाई वाले में कि कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, बट एज देयर इज़ नो कंसिडरेशन, पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ रहा हूँ, इसको सप्लाई ही नहीं माना जाएगा। नॉट ज़ीरो रेटेड, एग्जाम टैक्सेबल कुछ नहीं, इसको सप्लाई ही नहीं माना जाएगा, इस पर कुछ होगा ही नहीं, वो बस जा रहा है। अगर सेल होता है, कंसिडरेशन होता है, तो हम आगे का सोचेंगे, बट पूछा ही नहीं है, तो अभी क्यों सोचें आगे का। फिर डीम्ड एक्सपोर्ट का सवाल है। डीम्ड एक्सपोर्ट कौन से है? डीम्ड एक्सपोर्ट गुड्स ही हो सकते हैं, नॉट सर्विसेज। इधर एक पॉइंट की क्लैरिटी मिली थी, तो इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया। फिर डीम्ड एक्सपोर्ट्स 4 दिए हुए हैं ये वाले केस में। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन अगेंस्ट एडवांस ऑथोराइजेशन, अगेंस्ट एक्सपोर्ट कैपिटल गुड्स ऑथोराइजेशन EPCG स्कीम में,
और सप्लाई ऑफ गुड्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है तो उसको हम मानेंगे सप्लाई, मतलब डीम्ड एक्सपोर्ट मानेंगे। या फिर बैंक या पीएसयू गोल्ड सप्लाई करता है ना अगेंस्ट ए एडवांस ऑथराइजेशन, तो इसको डीम्ड एक्सपोर्ट्स मानेंगे। इसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें ये जो पहला वाला ऑप्शन था ना एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी और बॉन्ड, जिसमें हम टैक्स नहीं भर के सीधा रिफंड क्लेम कर सकते, डीम्ड एक्सपोर्ट में ये वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, कैन सप्लाई कैन बी मेड ऑन द पेमेंट ऑफ टैक्स एंड कैन नॉट बी सप्लाइड अंडर बॉन्ड और एलयूटी। बॉन्ड और एलयूटी में हम सप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ रिफंड हैज़ टू बी फाइल्ड, मतलब हमें टैक्स भरने के बाद हमें एप्लीकेशन ऑफ रिफंड फाइल करनी पड़ेगी। इसमें डीप में नहीं घुसते, बस यही थी एक केस स्टडी, ईजी थी, सिंपल थी, बट थोड़ी सी लेंथी थी। और इसको बोलता हूँ मैं एक्सपोर्ट वाला केस पार्ट 2, और इधर था हमारा एक्सपोर्ट वाला केस, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 का केस हो गया है। एंड इसी के साथ 20 मिनट हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है, तो आई थिंक इट इज़ रीजनेबल टाइम। एंड मेरे अलावा और कोई देख रहा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यही हाईलाइटेड नोट्स चाहिए तो कमेंट कर देना, डीएम कर देना, कुछ भी कर लेना, ठीक है। चलो बाय बाय।